ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहां से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं, जो आर्टिकल रहते हैं, उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। व्यापक लाभ वाला पूंजीगत खर्च, ये आप देखेंगे कोविड महामारी, कोरोना वायरस की बात हो रही है। कोविड महामारी के बाद और इस समय जारी भू राजनीतिक उथल पुथल के दौर में, जहां दुनिया के तमाम हिस्से पुरानी आर्थिक तेजी हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। देश में उपभोग का स्तर भी बढ़ा है। इसके बावजूद कुछ आर्थिक दबाव अब भी कायम है, जैसे कि निर्यात का मोर्चा हो, जो व्यापक रूप से बाहरी वैश्विक परिदृश्य पर निर्भर करता है। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। ऐसे में वृद्धि को गति देने के लिए सरकारी व्यय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारी व्यय को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है, आप देखिए, चालू व्यय, और जिसमें वेतन और सब्सिडी जैसे सामान्य एवं परिचालन लागतों से जुड़े खर्चे शामिल होते हैं। और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं। इसमें आप देखिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे कि ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती हैं। और इसमें आप देखते हैं कि वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों के रूप में धन का पुनर्वितरण होता है। वस्तुओं और सेवाओं की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है। और आप देखिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाता है, और इसके अंतर्गत शोध, विकास एवं लोक उपक्रमों पर खर्च किया जाता है। अपनी उत्पादक प्रकृति के चलते पूंजीगत व्यय जीडीपी वृद्धि पर व्यापक प्रभाव डालता है। यह न केवल सड़क, स्कूल, कारखानों के निर्माण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से तत्कालिक मांग को प्रोत्साहन देता है, बल्कि आर्थिकी की उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के जरिए दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार की आधारशिला रखता है। प्रश्न उठता है कि पूंजीगत व्यय अन्य खर्चों से कैसे बेहतर है। तो इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि गुणक प्रभाव की अवधारणा से समझा जा सकता है। और इस प्रकार के खर्च में सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर जो राशि खर्च की जाती है, वह अर्थव्यवस्था पर चक्रीय प्रभाव दिखाकर उसके एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जैसे सरकार किसी हाईवे के निर्माण पर जो खर्च करती है ना, देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप देखिए कोई भवन बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, तो इसी को पूंजीगत व्यय कहते हैं, खर्च कहते हैं। और आप देखिए उससे कंस्ट्रक्शन में आपूर्तिकर्ता से लेकर कामगारों के लिए अवसर बनते हैं, उन्हें आय अर्जित होती है, और इस आय से कुछ लोग वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेंगे, तो कारोबारी अपने व्यवसाय में पुनः निवेश करेंगे। इस पैसे से जो कारोबार सृजित होगा, उससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार सृजित होंगे। यह प्रक्रिया चलती रहती है, और हर एक चरण के साथ सरकार के आरंभिक निवेश में चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होता रहता है। वस्तुतः गुणक प्रभाव से यही आशा है कि इसमें सरकारी खर्च केवल परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय लोगों तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु यह आर्थिकी के विभिन्न स्तंभों पर असर डालते हुए समग्र आर्थिक वृद्धि को संबल प्रदान करता है। और संभव है कि सभी प्रकार के सरकारी व्यय इस प्रकार का प्रभाव ना उत्पन्न कर पाए। सुकन्या बॉस और एनआर भानुमूर्ति के एक शोध के अनुसार पूंजीगत परियोजना और बुनियादी ढांचे जैसी पर खर्च अन्य प्रकार के खर्चों की तुलना में कहीं व्यापक प्रभाव डालता है। ऐसी परियोजनाओं पर सरकार जो 1 रुपया खर्च करती है, वह 2.45 रुपए की खर्च जितना प्रभाव उत्पन्न करता है। और इसके उलट सरकार नकदी हस्तांतरण, कल्याण और पेंशन और सामान्य व्यय जैसे कि वेतन पर जो 1 रुपया खर्च करती है, उसका प्रभाव 0.98 से 0.99 रुपए के बराबर हो पड़ता है, यानी अपने मूल के जितना भी नहीं। और इससे स्पष्ट है कि पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च न केवल तत्कालिक तौर पर अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाता है, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार, उत्पादकता में बढ़ोतरी और भावी आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान कर दीर्घकालिक वृद्धि की ठोस बुनियाद भी रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार सड़क, स्कूल या फिर अस्पताल जैसी परियोजनाओं पर जो खर्च करती है, और उससे न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि भविष्य के लिए भी अवसरों का सृजन होता है। यह निवेश लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाता है और कारोबार को सुगम बनाता है, रोजगार बढ़ाता है। इससे दीर्घकाल में एक सशक्त अर्थव्यवस्था की राह तैयार होती है। और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह जीडीपी के 3.4% के बराबर आवंटन है। इसमें आप देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 17.1% की बढ़ोतरी हुई है। और यह बढ़ोतरी बुनियादी ढांचा विकास एवं दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के प्रति सरकार
की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। हाल के वर्षों में सरकारी निवेश के दम पर भी बुनियादी ढांचे के विकास ने गति पकड़ी है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच इस मोर्चे पर हुआ 49% निवेश सरकार द्वारा किया गया। पिछले एक दशक के दौरान देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और इनमें अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह, हाईवे से लेकर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी प्रमुख काम गिनाए जा सकते हैं और सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुर्गम इलाकों में भी स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं पहुंचे। आयुष्मान भारत योजना के जरिए किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? दूर दराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक अस्पताल और आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। तमाम मेडिकल कॉलेजों अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया में है। करीब 60,000 तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है तो 2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। नहरों का फैलता जाल भी किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। इसके साथ ही 4 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सेतु की भूमिका निभा रहा है। और आप देखते हैं कि इसी कड़ी में 3 करोड़ और मकानों के निर्माण की भी बात कही है। सरकार का यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी संकल्पना के अनुरूप है जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता के रूप में किया है। देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इनका नाम है आदित्य सिन्हा और आप देखिए विवेक देवराय, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। खतरा बनते बांग्लादेशी घुसपैठिए। अब आप देखेंगे, देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहां आप देखिए बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा देकर वो भारत में शरण ले चुकी हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद वहां अराजकता फैली हुई है। ऐसे में वहां से एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के भारत आने की आशंका पैदा हो गई है। इससे झारखंड, असम, बंगाल जैसे राज्य प्रभावित हो सकते हैं। वैसे बांग्लादेश से मुस्लिमों की घुसपैठ की समस्या दशकों पुरानी है और आजादी के बाद वर्ष 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू 4.28% घटे, लेकिन झारखंड के संताल परगना में हिंदू 22.42% घटे। कुल जनसंख्या में जनजातीय आदिवासी समाज भी आप देखिए 44.66 से घटकर 28.11% आ गया है, यानी इसकी आबादी में 16.55% की कमी आई है। और आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 231% थी, जो तो संताल परगना में आप देखिए यह 6,748% से ज्यादा थी। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम भले ही 4.31% बढ़े हों, पर संताल परगना में 13.3% बढ़े। इस कारण वहां जनजातीय समाज का पलायन हो रहा है। वर्ष 1951 में संताल परगना की कुल जनसंख्या ये आप देखेंगे कितनी 23,22,092 थी, जिसमें आप देखिए हिंदू 20,98,492 थे, यानी कि 90.37%। मुस्लिम आप देखिए 2,19,240 यानी 9.43% तथा ईसाई 4,289 यानी 0.18% थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग आप देखिए 10,37,167 यानी कि 44.66% थे। 2011 की जनगणना में संताल परगना की कुल जनसंख्या 69,69,097 हो गई, जिसमें हिंदू आप देखिए 47,35,723 यानी कि 67.95। मुस्लिम आप देखेंगे बढ़कर कितने हो गए 15,84,285 यानी कि 22.73%। ईसाई आप देखिए 2,93,718 यानी 4.28% हो गए। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग 19 लाख आप देखते हैं कि 59,133 यानी कि 28.11% रहे। संताल परगना अब पाकुड़, साहिबगंज, गोंडा, देवघर, दुमका, जामताड़ा यानी 6 जिलों में बंट गया है। और आंकड़े बताते हैं कि 1961 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 3.54% बढ़ी, और पर इसकी आबादी साहिबगंज में आप देखिए 14.7%, पाकुड़ में 13.14%, जामताड़ा में 8.91%, गोड्डा में आप देखिए 7.39% और देवघर में 5.82% बढ़ी। इस दौरान जनजातीय आदिवासी समाज की को जनसंख्या पाकुड़ में 14.53% और साहिबगंज में 12.66% घटी और इनकी संख्या बढ़ी। तो कहा जा रहा है कि ये बाहर से आ गए। संताल परगना की आबादी में हो रहे इस अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को देखते हुए गत वर्ष झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और इसमें यह आरोप लगाया कि झारखंड के कुछ जिलों में सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जा रही है तथा आदिवासी लड़कियों से विवाह कर उनका मतांतरण कराया जा रहा है। और वहां
स्थित मदरसों में देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। ऐसे 46 मदरसों की सूची भी न्यायालय को सौंपी गई, जिस पर कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार की विशेष शाखा ने भी प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की सूचना मिली है। इसलिए घुसपैठिए विभिन्न मदरसों में आकर ठहरते हैं और सरकारी दस्तावेज तैयार कर अपना नाम मतदाता सूची में चढ़वाते हैं और वो यहीं बस जाते हैं। इनके अन्य जिलों में भी प्रवेश की आशंका है और इसके बावजूद राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में दिए शपथ पत्र में घुसपैठ को अस्वीकार कर दिया है। इस पर नाराज कोर्ट ने आईबी, बीएसएफ और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया तथा सभी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। संताल परगना बहुत पहले से इस्लामिक ताकतों की नजर में रहा है। 2011 की जनगणना में 5,857 मुस्लिम जनजाति दर्ज है और इन दिनों आप देखिए जनजाति लड़कियों से मुसलमान लोभ लालच देकर विवाह कर रहे हैं ताकि वे जनजाति समाज की भूमि पर कब्जा कर सकें। उनकी जमीनों को कब्जा करने के लिए लव जिहाद चलाया जा रहा है। संताल परगना मुस्लिम राजनीति भी काफी प्रभावी है। जिस इलाके में मुस्लिम प्रभावी हो जाते हैं उसे काटकर अलग प्रखंड बना लेते हैं। जैसे कि देवघर जिले के कैरो प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी मात्र 23% थी। इससे काटकर मार्गो मुंडा प्रखंड बनाया गया। अब मुस्लिम आबादी 48.35% हो गई। गोड्डा जिले के परत गामा प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी 19.18% थी। इसे काटकर बसंतराई प्रखंड बना और जहां अब मुस्लिम आबादी 50.02% है। साहिबगंज जिले के राजमहल से काटकर बने उदवा प्रखंड में भी मुस्लिम आबादी अब 63.73% है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संताल परगना में आतंक मचा रखा है। साहिबगंज की रेविका पहाड़िन और दुमिका की अंकिता सिंह की निर्मम हत्या की कहीं राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा नहीं हुई। दिलदार अंसारी ने रेविका की 50 टुकड़े कर दिए थे, वहीं अंकिता सिंह को नईम ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। झारखंड में 2016 में आप देखिए बनी डोमिसाइल नीति इस समस्या को और बढ़ा रही है, जो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर नहीं करती है। भूमिहीन के मामले में ग्राम सभा को पहचान का जो अधिकार दिया गया उसका लाभ लेकर मुस्लिम मुखियाओं एवं सरपंच के माध्यम से घुसपैठी स्थानीय होने का कागज बनवा लेते हैं। और विगत 5 दशकों में आप देखिए असम में मुस्लिम जनसंख्या 8.92% बढ़ने पर न्यायालय ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का आदेश दिया, जबकि झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले में तो 14% से अधिक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी में हुई यह भारी वृद्धि भारतीय मुसलमानों के कारण नहीं बल्कि बांग्लादेश घुसपैठियों के कारण हुई है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिए जो पहल की है वह स्वागत योग्य है। आशा है कि कोर्ट एनआरसी की भी पहल करेगा। नेशनल रजिस्टर की बात हो रही है। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, इनका नाम है हरेंद्र प्रताप। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना, और पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1881 से आप देखिए नियमित जनगणना लॉर्ड किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी, ये भी याद रखिए। अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। ऊर्जा रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन का त्योहार है तो अच्छे से मनाइए इसे। सदियों से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। साहित्य में इससे जुड़ी अनेक पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की भरमार है। कालांतर में राजा महाराजा इस दिन विशेष रूप से रक्षा सूत्र का प्रयोग करते थे। वैसे कभी भी इसका उपयोग हो सकता है। द्वापर युग में कृष्ण की बहन सुभद्रा ने रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ किया। इससे पहले त्रेता युग में मुनियों, संत महात्माओं ने और ब्राह्मणों ने रक्षा को रक्षा सूत्र भेंट कर रक्षा का सांकेतिक विश्वास प्रकट किया। सतयुग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र का महत्व रहा है, क्योंकि देवताओं और राक्षसों की युद्ध में अनेक बार रक्षा सूत्र के प्रयोग अपनाए गए हैं। एक बात और आपको बता दूं यहाँ देखिए, और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपनी बहन की जिस तरह से रक्षा करते हैं ना, उसी तरह से हर बहन की किया करिएगा। और मैं कहता हूं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बोला करिएगा, अच्छी बात है बोलना, ठीक है। अत्याचार देखना अच्छी बात नहीं है। समय के साथ इस पर्व की परंपरा में नए नए आयाम जुड़ते गए। यह भाई बहन के रिश्ते के भाव एवं दायित्वों को भी रेखांकित करता है। इस दौरान बहन द्वारा भाई को रक्षा सूत्र समर्पित करके सुरक्षा का अधिकार अर्जित करना इसका प्रचलित उद्देश्य है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति समाज का सर्वाधिक संवेदनशील पर्व है। अनन्य एवं पर्व प्रया धर्म संप्रदाय से आबद्ध है
और परंतु रक्षाबंधन सांस्कृतिक दर्शन का स्रोत है। इसे सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति रक्षा के विश्वास का ही महापर्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। वैसे यह एकता का पर्व सर्वव्यापी है। रक्षाबंधन असंभव को संभव बना सकता है। एक शत्रु भी रक्षा सूत्र में बंधकर मित्र बन जाता है। यह पर्व सद्भाव एवं मित्रता का संदेश देता है। कभी यह देवताओं और राक्षसों के मध्य शांति का ध्वज बन गया और अनेक समस्याएं चाहे वे कितनी भी कठिन से कठिन हो, रक्षा सूत्र के अधीन सामान्य समस्या में बदल जाता है। अर्थात रक्षाबंधन से विकट समस्या हल हो जाती है। राखी का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह मात्र धागे का बंधन नहीं है बल्कि सशक्त अनुभूति की गांठ है, भावनाओं की अमर गाथा है। आजकल आप देखते हैं कितना ड्रामा होने लगा, दिखाने लगा। सोने की राखी हो गई और रक्षाबंधन कैसे हो गए, रिश्ते कैसे हो गए, जमीन पे पहुंच चुके हैं। दिखावे के रिश्ते बचे हुए हैं। तो नॉर्मल धागा बांधिए लेकिन उसका फर्ज निभाइए, उसे समझिए उस धागे की कीमत। परिवारवादी दलों की कहानी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच अपनी जो शिकायतें चिट्ठी जारी की है उससे स्पष्ट है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का मन बना चुके हैं। चंपई सोरेन, देखिए, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और मैं इससे पहले इन्हें जानता भी नहीं था। उसी समय हमें समझ में आया था। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह लगभग तय था कि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं और अंततः ऐसा ही हुआ और हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा। चंपई सोरेन को जिस तरह मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह निस्संदेह अपमानजनक था। यह उनकी चिट्ठी से भी प्रकट हो रहा है। लेकिन उन्हें इसका आभास होना चाहिए था कि परिवारवादी दलों में परिवार के बाहर का कोई नेता कितना भी अनुभवी हो, वरिष्ठ क्यों ना हो, शीर्ष पद पर उनका दावा कभी नहीं बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य अनेक क्षेत्रीय दलों की तरह से ही एक परिवारवादी दल है और ऐसे दलों में अन्य नेताओं की दाल एक सीमा तक ही गलती है। चंपई सोरेन जिन परिस्थितियों में झारखंड की मुक्ति मोर्चा छोड़ने के कगार पर आ गए उससे परिवारवादी दलों के तौर तरीके ही उजागर हुए हैं। जिस तरह आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही होगा जैसा सोरेन परिवार चाहेगा। वह स्थिति अकाली दल, राकापा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की भी है। इन दलों के वरिष्ठ नेता यह समझें तो बेहतर है कि उनका राजनीतिक कद कभी भी परिवार के सदस्यों से बड़ा नहीं हो सकता है। चंपई सोरेन ने अपने सारे विकल्प खोल रखने की बात कही है लेकिन माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल होना पसंद करेंगे। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। वह अपना दल भी बना सकते हैं और भाजपा के सहयोगी दल में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी हो, यदि वह भाजपा में आते हैं तो उनके लिए उससे तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि भाजपा अलग नीति वाली पार्टी है और आप देखते हैं कि हो सकता है कि भाजपा उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि उनके आने से भाजपा के कुछ नेताओं के समक्ष मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अन्य दलों के नेता उनके पाले में आते हैं तो उसके प्रतिबद्ध नेताओं और उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव निकट है इसलिए नेताओं के पाला बदलने के भरपूर आसार हैं। भाजपा को इसके प्रति सतर्क रहना होगा। बाहरी नेताओं का आगमन इस तरह से ना हो कि उसके अपने नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य कठिनाई में पड़ता दिखाई दे। फिलहाल कहना कठिन है झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी इस पर इतना अवश्य है कि हेमंत सोरेन को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही है और मैं कहता हूं राजनेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत रखा करिए। कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे हर जगह कुर्सी मिल जाए, हर जगह वो सूट हो जाता है। उसकी विचारधारा गई भाड़ में, सब गया, उसके सिद्धांत गए भाड़ में, बस उसे कुर्सी से प्यार ही रहती है। सुनिश्चित हो क्रियान्वयन। थानों को बेहतर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास तभी सार्थक हो पाएंगे जब क्रियान्वयन के स्तर पर गंभीरता होगी। संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो रखरखाव भी आवश्यक है ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे। लेकिन हाल के जांच में यह बात सामने आई है कि बिहार के 32 जिलों के 155 थानों में सीसी कैमरों का संचालन तक सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और यह वाकई बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि आज के समय में सीसी कैमरे की उपयोगिता लगभग हर जगह है। इसे पुलिस से बेहतर कौन समझ सकता है क्योंकि विभिन्न मामलों के अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज का सहारा बहुत सामान्य बात है और इसके उपयोग से कई बार अपराधी आसानी से पकड़े भी गए। अब यदि थानों में भी इसकी अपेक्षा हो और औरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे में बिहार राज्य की पुलिस को तकनीकी संसाधन से लैस करने को जो पहल की गई है उसे गति देना जरूरी है। पहले संसाधन का रोना था। सरकार जब संसाधन दे रही है तो उसका रखरखाव तक सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और इससे कार्यशैली भी पता चलती है। थानों का संचालन किस तरह किया जा रहा है और किसी भी संस्थान में सबसे पहले वहां की व्यवस्था की ही आम जन के मन में सकारात्मक या नकारात्मक भाव पैदा करती है। यही कारण है कि इसमें सुधार के लिए कई पहल भी की गई और जब संसाधन का रखरखाव ही नहीं होगा तो उसके उपयोग की बात ही बेईमानी है। हवाई क्षेत्रों में हरित क्रांति। तो दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जिसमें
जिसने शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। शुरुआत में इसने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अक्षय ऊर्जा के उपयोग, ग्रीन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने सहित विविध उपायों से लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई अभिनय और प्रभावी उपाय किए। एयरपोर्ट पर कुल ऊर्जा खपत का लगभग 6% हिस्सा एयर साइड और कार्गो टर्मिनलों की छतों पर स्थापित सौर पैनलों से बनाया है। यह भारत में किसी भी हवाई अड्डे द्वारा अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग है। हवाई अड्डे ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू किया गया और जिसने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह ली है। और इसके अलावा वाहनों पर विशेष डिवाइस लगाए गए हैं जो ईंधन की खपत को कम करने में मदद करते हैं। अगर चालक वाहन को तय से अधिक गति से चलाता है तो यह परमिट एरिया से अलग कहीं नहीं जाता है, तो नियंत्रण कक्ष को जानकारी मिल जाती है। इन उपायों से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है बल्कि ईंधन की खपत में करीब चौथाई बचत हो रही है। और हरित हवाई अड्डे के लिए बुनियादी ढांचे का विकास भी महत्वपूर्ण रहा है। इसका उदाहरण देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे है जो विमानों को एक रनवे से दूसरे रनवे या फिर रनवे से टर्मिनल तक जाने में कम दूरी तय करने में मदद करता है। इस नवाचार से एक साल में आप देखिए 8,82,200 किलो कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। और यह उपलब्धि दर्शाती है कि बड़े पैमाने पर संचालन वाली संस्थाएं भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सकती हैं। महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन न केवल संभव है बल्कि लाभदायक भी हो सकता है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे पेरिस समझौते के तहत किए गए वादों के अनुरूप है। वैसे शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है, लिहाजा दिल्ली हवाई अड्डे को अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। यह उपलब्धि अन्य हवाई अड्डों और बड़े बुनियादी ढांचे के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। हरित प्रौद्योगिकी में निवेश न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक है बल्कि यह नए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देता है। पर्यावरण संरक्षण का एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक भी अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर योगदान दे सकता है। अच्छा, इस तरह के उदाहरण आप लोग किसी टॉपिक पर निबंध आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये सब बता दिया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो जाकर जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए पलायन की त्रासदी से त्रस्त बांग्लादेशी हिंदू। देखिए बांग्लादेश हो या फिर आप देखिए पाकिस्तान हो, जब हमारे भारत से अलग हुए थे तो अच्छी खासी संख्या थी यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में, हिंदू सिख हों चाहे बौद्ध हों, लेकिन इनकी संख्या घटती जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय भी है और कहा जाता है या तो इन्हें मारा जा रहा है या इन्हें धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो मानव सभ्यता के इतिहास में पलायन की घटना को जीवन के एक हिस्से के रूप में समझा जाता है रहा है। वैसे कहा जाता है कि दुनिया को पहले से बेहतर बनाने में मानव पलायन की एक बड़ी भूमिका है। आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की जिन गाथाओं का श्रेय यूरोप और अमेरिका देश लेते हैं, दावा करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान उन अप्रवासियों का है जो दुनिया भर से उजड़ कर अच्छे जीवन और रोजगार की कामना के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जबरिया मानव पलायन का एक पहलू ऐसा भी है जिसमें हजारों लाखों इंसानों को कई बार अप्रत्याशित स्थितियों में पड़ोसी देशों समेत दुनिया में जहां ठौर मिलने की संभावना हो उन देशों की ओर कूच करने और वहां शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं एक तरह से, आप देखते हैं। और कुछ ऐसी हालत इन दिनों बांग्लादेश में बने हुए हैं। जबरिया पलायन के हालात में वहां से हजारों लाखों हिंदू भारत से लगती सीमाओं पर इन दिनों डेरा डाले हुए। इन लोगों की मजबूरी भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में कई सवाल और आशंकाएं पैदा हो गई हैं जिनके हल आज जरूरी प्रतीत हो रहे हैं। सत्ता पलट के बाद बड़े हिंदुओं पर हमले या तो हाल में आप देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के आपदस्थ होने के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले बढ़े हैं। दावा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर वहां इन दिनों 200 से अधिक हिंसक हमले हुए। इन हमलों का कारण यह है कि हिंदू और अल्पसंख्यक आबादी को शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थक माना जाता है। हालांकि अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की अपील की है, लेकिन पुलिस व्यवस्था के चरमराने के कारण हिंदुओं में असुरक्षा का भाव घर कर गया और ऐसे में ज्यादातर हिंदू आबादी बांग्लादेश से जबरन पलायन को विवश है। हाल में सैकड़ों हिंदू जान बचाकर सरहद पार करने के लिए भारतीय सीमाओं पर जमा हो गए। उन्हें सीमा पार करने से रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मानव श्रृंखला बनाने जैसे प्रबंध करने पड़े। 4000 किलोमीटर सरहद की चुनौती है। हमारी भारत के जिन 5 राज्यों में से बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सरहद जुड़ती है, उन्हें बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर की अधिकांश सीमाओं
ये आप देखिए गलत बताया जा रहा है। मणिपुर तो ये है, देखिए ये है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तो अधिकांश सीमाओं पर बीएसएफ की यूनिटों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। कुछ इलाकों या कहें कि सरहदी कस्बे ऐसे हैं जो भाग बांग्लादेश में आधे आधे बटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल के जलपाईगुड़ी का फूलवाड़ी हल्दीबाड़ी कस्बा दोनों देशों में आधा आधा बटा हुआ है। यह कस्बा बांग्लादेश से भारत आने वालों के लिए सबसे व्यस्त मार्ग उपलब्ध कराता है और सामान्य हालात में यहाँ से कारोबार के लिए ट्रकों की आवाजाही होती है। लेकिन हाल के बदली स्थितियों में बांग्लादेश हिंदुओं को यह सबसे सुगम एंट्री पॉइंट लग रहा है और यहाँ महानंदा नदी सीमा है। इसके लगभग 100 किलोमीटर हिस्से में बाढ़ नहीं है। लोग यहीं से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए मुश्किल यह है कि फूलबाड़ी हल्दीबाड़ी कस्बे में रहने वाले भारतीय परिवारों के तमाम रिश्तेदार बांग्लादेश में रहने पड़ने वाले कस्बे में रहते हैं। हाल में हुए तख्ता पलट के बाद जब उनके बांग्लादेशी रिश्तेदारों ने अपने भारतीय परिवारों से शरण लेनी चाहिए तो वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वहां तैनात बीएसएफ जवानों को ऐसी किसी भी आमद को रोकने के निर्देश दिया गया। समुद्री सीमा पर भी हलचल। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने की सूचनाओं के बाद ऐसे लोगों की भी भारी संख्या बताई जा रही है जो भारत से लगी समुद्री सीमा को पार करने की जुगत में। हाल में उड़ीसा के एक मंत्री ने आश्वस्त किया है कि भारतीय नौसेना तटरक्षक बल उड़ीसा समुद्री पुलिस इस समुद्री इलाके में त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाए हुए हैं ताकि कोई अवैध घुसपैठ नहीं होने पाए। और इससे आप देखते हैं कि शरण की कामना कर रहे या घुसपैठ ठहराए। यहाँ सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदुओं की खबर कौन लेगा। राजनीतिक रूप से हमारे नेतृत्व ने पहले तो आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद मुहैया करवाकर अपनी नेक नीति का परिचय दिया, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म के खिलाफ अपनी चिंता प्रकट की है। लेकिन सवाल उठाया जा सकता है कि बांग्लादेश के ऐसे पीड़ित हिंदू परिवारों को क्या इस समय भारत शरण नहीं दे सकता है और जिन्हें शायद बांग्लादेश में रह जाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। आप्रवासियों के आंकड़ों की विश्वसनीयता। तो वैसे तो भारत में बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों की सही संख्या का कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है मिलता है, लेकिन वर्ष 1981, 91, 2001, 2011 की जनगणना में बांग्लादेश और भारत के लिए जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण से यह अनुमान मिलता है कि भारत में उनकी संख्या 1.5 करोड़ से अधिक हो सकती है। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेश से सटे भारतीय इलाकों में बस गए हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे और बेहतर जीवन स्तर और अच्छी नौकरी की तलाश में भारत के दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचे। यह सही है कि वैध दस्तावेजों के अभाव में इनमें से अनेक लोग छोटी मोटी नौकरियां ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आरोप हैं कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने स्थानीय कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। सीमावर्ती राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों की भारी मौजूदगी एक बड़े संकट की आहट मानी जा रही है। इस बदलाव ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकीय पैटर्न को बदल दिया है और इससे स्थानीय नागरिक बाहरी लोगों से स्वयं के लिए खतरा महसूस करते हैं। सीमावर्ती राज्यों के लोगों का यह दावा भी है कि बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ने से स्थानीय लोगों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और इससे दोनों पक्षों में तनाव और संघर्ष के हालात भी बने हैं। कुछ राज्यों में उग्रवाद पनपने और बढ़ने के पीछे भी बांग्लादेशी आप्रवासियों की भूमिका देखा जाता है। बांग्लादेश के हालिया हालात के मद्देनजर भारत जैसे सहिष्णु राष्ट्र की नेतृत्व और नागरिकों की यही आकांक्षा रहेगी कि वहां सताए जा रहे लोगों को बेहतर जीवन की कोई जरिया मिले और समस्या का समाधान निकले। लेकिन पहले ही भारी आबादी का बोझ उठा रहे अपने नागरिकों के लिए रोजगार और संसाधनों का दबाव झेल रहे भारत में बांग्लादेश से अचानक आ रहे हजारों लाखों लोगों को समाहित करना किसी भी दृष्टिकोण से समस्या का उचित समाधान नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जाए और बांग्लादेश में ही इन सारे लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल करने का प्रयास किया जाए। साथ ही शरणार्थियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून पारित किए जाएं जिनमें शरण देने वाले देशों के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंधन किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि यदि किसी विपदा में एक देश के नागरिकों को पड़ोसी मुल्क शरण देता है तो शरण की अवधि में कितनी होगी। ऐसे लोगों के प्रवासन की वैधता का निर्धारण कैसे होगा। जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर चौकसी बरतकर घुसपैठ को रोकना एक उचित निर्णय कहा जाएगा। और राजनीतिक दांव पेच भी में फंसा ये आप्रवासन का मुद्दा। तो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी रहा है और पिछली सदी के 8वें-9वें दशक में असम में बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस दौर में ऐसे लोगों का मतदाता के रूप में नामांकन भी कर लिया गया था। इसके विरोध में असम में 1979 से 85 के बीच आंदोलन चला। इस असम आंदोलन में इन लोगों के तत्काल निर्वासन की मांग की गई। भारतीय संसद ने समस्या को हल करने के लिए प्रयास में वर्ष 1983 में अवैध प्रवासी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित अधिनियम पारित किया, लेकिन यह उपाय कोई प्रभाव डालने में विफल रहा है।
अंततः 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। असम में चले आंदोलन की परिणति असम समझौते के रूप में हुई, जिस पर आप देखिए 15 अगस्त 1985 को केंद्र राज्य सरकारों के अलावा असम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गढ़ संग्राम परिषद के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते में यह कल्पना की गई थी कि 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी और इसके उपरांत उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और बाद में विदेशी अधिनियम 1946 के तहत उन्हें निर्वासित किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई। नागरिकता संशोधन विधेयक को इस कड़ी में महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। जैसे 12 दिसंबर 2019 को कानून के जामा पहनाकर 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। हालांकि यह कानून लागू करने के बाद असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तक में विरोध प्रदर्शन हुए, तो बाद में आप देखिए पूरे देश में फैल गया। विधेयक में किए गए प्रावधानों के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर हो रहे उत्पीड़न का सामना करने और उनसे बचकर भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। इसमें हालांकि उन 6 पंथों के लोग शामिल थे जो अपने मूल देशों में अल्पसंख्यक थे। और विधेयक के अनुसार 31 जनवरी 2014 से पहले ऐसे जितने भी प्रवासी भारत आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम नहीं रखा गया था, मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा इसे क्या विरोध किया जा रहा था, कुछ पार्टियों के द्वारा ये भेदभाव किया जा रहा है। देखिए असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है और राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दे पर? अपनी राय रखा करिएगा। कोटे में कोटा, दलों के नभा नुकसान। देखिए आप देखेंगे जो किसकी बात हो रही है, जो SC ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण, कोटे में कोटे की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस पर भी खूब राजनीति भी हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया उपवर्गीकरण ना होकर अगर क्रीमी लेयर की धारणा लागू हो ना तब अच्छा रहेगा। वरना आप देखते हैं कि कई लोग आप देखते हैं, अगर मायावती को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन मायावती की जाति में आप देखिए कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आरक्षण की सच में जरूरत है। अगर उन्हें आप देखते हैं कि उपवर्गीकरण से बाहर कर दिया जाएगा तो उनका क्या होगा? तो आप देखिए क्रीमिलिया तय कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से उत्तर प्रदेश के राजनीति दलों में भी वंचित समाज की राजनीति को लेकर नए सिरे से हलचल दिखाई दे रही है। और देखिए एक और बात बताऊं, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो आप देखेंगे कि यूं तो शीर्ष अदालत के निर्णय पर ज्यादातर दलों के पहले गोलमोल बयान ही आए, लेकिन राज्य में राजग के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री निषाद इस मसले पर भाजपा से अलग रूप अपनाते हुए कोर्ट के निर्णय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि संजय सवाल करते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने से के कोर्ट के निर्णय में गलत क्या है? SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। SC ST और OBC में आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। संजय को लगता है कि वोट बैंक घटने के डर से कई बड़े दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तत्काल बाद भले ही विभिन्न दलों का रुख गोलमोल रहा हो, लेकिन अब सत्ताधारी भाजपा के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा आदि पार्टियां SC ST आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं है। परंतु राज्य में निषाद पार्टी का रूप सबसे अलग है। पूर्वांचल में खासतौर से निषाद मछुआरा समाज की राजनीति करने वाले संजय निषाद को लगता है ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी निर्णय के साथ खड़े होने से उनकी ही पार्टी के फायदा होगा और इसलिए वह भाजपा के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं। संजय के रुख में पर भाजपा नेता चुप हैं, लेकिन माना जा रहा है कि संविधान में छेड़छाड़ की आशंका से लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान झेल चुकी भाजपा को इस बात का अच्छे से एहसास है कि यदि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया तो विरोधी और ज्यादा ताकत से उस पर हमलावर होंगे। यही कारण है कि कोर्ट के निर्णय से पल्ला झालते हुए भाजपा कह रही है कि आरक्षण पर अंबेडकर के बनाए संविधान में जो व्यवस्था है वह उससे अलग नहीं
जाएगी। ऐसा करके भाजपा ने कांग्रेस, सपा, बसपा से पहले वंचित समाज की राजनीति पर बढ़ लेने की कोशिश की। विपक्षी दलों में खासतौर से वंचित समाज की राजनीति करने वाली बसपा प्रमुख मायावती को लगता है कि कोर्ट के निर्णय की मुखालफत कर एक बार फिर वंचित समाज में अपनी मजबूत पैठ बना सकते हैं। यही कारण है कि मीडिया के माध्यम से मायावती कोर्ट के निर्णय पर असहमति जताते हुए इसे निष्प्रभावी करने के लिए संसद में आप देखिए विधेयक लाए जाने की वकालत कर रही हैं। कोर्ट के निर्णय पर राजग सरकार के साथ साथ कांग्रेस, सपा को भी कटघरे में खड़ा कर मायावती आरोप लगा रही हैं कि सभी एससी एसटी के आरक्षण के विरुद्ध है। वह कहती हैं कि यदि भाजपा की नीयत साफ है तो कोर्ट के फैसले को पलटकर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखें। कोर्ट के निर्णय के 10 दिन बाद भाजपा कांग्रेस के रूप को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन, और इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती है। और अखिलेश भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाते हैं। अंततः कांग्रेस भी कोर्ट के निर्णय को संसद के जरिए निरस्त करने की बात कहते हुए भाजपा पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का आरोप लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में 2018 में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की भी सुगबुगाहट दलों में दिख रही है। जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित न्याय समिति ने ओबीसी में जातियों का वर्गीकरण करते हुए पिछड़ा वर्ग के 7%, अति पिछड़ा वर्ग को 11%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। और चूंकि इस समिति का गठन भाजपा सरकार ने ही किया था, इसलिए माना जा रहा है कि सपा के पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फार्मूले की काट के लिए भाजपा समिति की रिपोर्ट को देश सभा लागू कर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव चल सकती है। और अपने वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा की सहयोगी सुभाषपा, जहां सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने, वहीं निषाद पार्टी उपवर्गीय की मांग तो कर ही रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के फैसले पर? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। सामाजिक समरसता का पर्व देखिए, श्रावण मास का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, क्योंकि इस मास से त्योहार का आरंभ होता है और रक्षाबंधन पर्व का महत्व इस नाते भी कहीं अधिक होता है। ये पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पढ़ना है। एक आर्टिकल इसी तरह का हम लोग देख भी चुके हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।